हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। ना बच्चे, आज आपकी क्लास में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम बता देता हूं, नवदीप। ठीक है जी। प्रोफेशनली अगर बात करें, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉस्ट शीट। नाउ कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बेसिक एलिमेंट है कॉस्ट शीट। अगर आपको कॉस्ट शीट नहीं आती, अगर आपको कॉस्ट शीट नहीं पता, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का फायदा ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग को बढ़िया तरीके से किया जाए, अगर आप चाहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो, हमें एक एक चीज टिप्स पे हो, तो सबसे बेहतरीन चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट सीखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। कॉस्ट शीट पे फोकस हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जिसको कॉस्ट शीट आ गई वो कॉस्ट शीट यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट से डरेगा नहीं, डर निकल जाएगा आपके माइंड से अगर हम कॉस्ट शीट सीख जाएं। कॉस्ट शीट इज बेसिकली व्हाट, क्यों बनाती हैं, इसका क्या यूज है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की, मान लो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या बताती है, वो ये सब्जेक्ट है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर मान लो मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी, फैक्ट्री के अंदर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, प्रोडक्शन करते वक्त मैंने एक फिनिश गुड बनाया, जो फिनिश गुड मैंने बनाया उस फिनिश गुड की क्या कॉस्ट है, उस फिनिश गुड को बनाने में एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगा। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चे, पर यूनिट कॉस्ट। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट चेक करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, डिटरमाइन करनी हो, उसके लिए मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चे, कॉस्ट शीट। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि मैंने पूरे मंथ में जो माल प्रोड्यूस करके आगे सेल किया, जो माल मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद आगे सेल किया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर मुझे ये पता लगाना है प्रॉफिट या लॉस, तो मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चे, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट जो है या तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के काम आएगी और आपको प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के काम आएगी। कॉस्ट शीट बनाने से आपको पता लगता है कि आपने कहां-कहां खर्चा किया। रॉ मटेरियल के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, लेबर कॉस्ट पे यानी कि वेजेस के रूप में कितना खर्चा किया, ओवरहेड के ऊपर कितना खर्चा, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर कितना खर्च किया। ये सारे खर्चे हम टोटल करते जाते हैं तो हमारी कॉस्ट शीट बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉस्ट शीट। क्या बन जाती है बच्चे, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट से एक चीज आप और कर सकते हो, अभी तक जो मैंने बताया वो ये, अगर आपको एक फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी है, अगर आपको एक फिनिश गुड की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो आप कॉस्ट शीट बनाते हो। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना है तो आप कॉस्ट शीट बनाते हो। और तीसरा पॉइंट है, अगर आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड होते हैं। आप कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉस्ट हद से ज्यादा बन रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हो। इसका मतलब इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो तीन चीजें हो गई टोटल। पहला, इट हेल्प्स इन कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लाउडली बोलेंगे, कॉस्ट शीट helps in determining the per unit cost of the product। जो कॉस्ट शीट है वो हेल्प करती है ये जानने में, ये कैलकुलेट करने में कि एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस।
It helps in determining profit or loss from the product. It helps in determining profit or loss from the product. और तीसरी चीज, it helps in controlling the cost. कहता है जो कॉस्ट, अगर कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसको कैसे कम किया जाए, ये हम कॉस्ट शीट बना के देखेंगे। क्योंकि कॉस्ट शीट बनाने से ही हमें पता लगेगा कि हम एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर रहे हैं और कैसे इसे रिड्यूस किया जाए, ये कॉस्ट शीट से ही पता लगता है। तो आओ सर, कॉस्ट शीट जो है आज आपको बनाना सिखाते हैं कि कॉस्ट शीट बनती कैसे है। कॉस्ट शीट कैसे बनती है? पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है कि आपने मटेरियल के ऊपर कितना खर्च किया, आपने रॉ मटेरियल कितने रुपए का कंज्यूम किया। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का था, आपने कितने रुपए का और परचेज किया, आपने उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना मतलब आपके पास अभी बच गया। ये ओपनिंग में परचेजेस प्लस करी और क्लोजिंग क्या कर दी, माइनस। तो यहां पे आपका कंजम्पशन आ गया। क्या आ गया बच्चे? कंजम्पशन। ये आपकी कंजम्पशन आ गई। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी कंजम्पशन हो गई। इसके बाद इसमें ऐड होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर पे आपने कितना खर्च किया, लेबर पे, यानी कि इसे कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं बच्चे? वेजेस। वेजेस पे, लेबर के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च किया वो आप ऐड कर दो। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में आपने रॉ मटेरियल पे कितना खर्च किया। अब हालांकि मान लो ये कॉस्ट शीट जो है हम जनवरी की बना रहे हैं। कब की बना रहे हैं बच्चे? जनवरी। कब की बना रहे हैं बच्चे? जनवरी। एक बार दोबारा, कब की? जनवरी की। कब की बच्चे? जनवरी की। हम ये कॉस्ट शीट जनवरी की बना रहे हैं। तो जनवरी में आपने टोटल मान लो 1000 यूनिट बनाने। कितने बनाए हैं? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट आपने जनवरी में बनाए हैं। तो 1000 यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगा, 1000 यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगा, हम कॉस्ट शीट बना के दे रहे हैं। क्या बना के दे रहे हैं? कॉस्ट शीट। हम क्या बना रहे हैं? कॉस्ट शीट। 1000 यूनिट आपने बनाई है। कितनी यूनिट बनाई है? 1000। उस 1000 यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल पे कितना पैसा लगा आपने लिख दिया। लेबर कितनी खर्च हुई, उस रॉ मटेरियल, उस 1000 यूनिट को बनाने में कितनी लेबर खर्च हुई, कितनी लेबर खर्च हुई वो आपने लेबर कॉस्ट में डाल दी। प्लस कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उन गुड्स के ऊपर जो डायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ होगा। अब उन गुड्स के ऊपर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। मान लो आप मोबाइल बना रहे हो, मान लो आप मोबाइल बना रहे हो, तो जो बैटरी आप खरीद रहे हो, जो बैटरी आप खरीद रहे हो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि आपके लिए रिलेटेड टू प्रोडक्शन यानी कि गुड्स में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो खर्चा आप बैटरी के ऊपर कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो? बैटरी के ऊपर, तो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका काउंट हो गया। ये लो, ये तीनों खर्चे मिलाकर
प्राइम कॉस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है प्राइमरी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बच्चे? प्राइमरी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बच्चे? प्राइमरी कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया कॉस्ट शीट जनवरी के मंथ की। कौन से मंथ की बच्चे? जनवरी। एक बार दोबारा बोलो, कौन से मंथ की? जनवरी। कितने यूनिट्स हमने जनवरी में बनाए हैं? 1000 यूनिट। कितने यूनिट बच्चे? 1000 यूनिट। अब इन 1000 यूनिट को बनाने में कहां कहां खर्चा हुआ है वो सब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल पे हुआ। किस पे हुआ बच्चे? रॉ मटेरियल। दोबारा बोलो, रॉ मटेरियल। सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल पे हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब रॉ मटेरियल आपने कितने का कंज्यूम किया 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, ये आ गया एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद जो आपने 1000 यूनिट बनाए हैं उसके लिए लेबर को पैसे दिए होंगे, हाँ या ना? आपने लेबर को कितने पैसे दिए? आपने लेबर को कितनी वेजेस दी? वो वेजेस यानी कि लेबर कॉस्ट आ गई। फिर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जो डायरेक्ट रिलेटेड टू गुड्स है यानी कि फिनिश गुड्स है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्लस हो गए। ये तीनों डायरेक्ट नेचर के खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों डायरेक्ट नेचर के खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट वाले, कौन से वाले बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीनों जोड़ के आ जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाता है बच्चे? प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाता है बच्चे? प्राइम। प्राइम मतलब प्राइमरी कॉस्ट। अब इसमें ऐड होता है फैक्ट्री या कह लो प्रोडक्शन या कह लो वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड, इसमें फैक्ट्री या प्रोडक्शन या वर्क, तीनों नाम में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं एक बार दोबारा से क्लियर लिख देता हूं। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है, यहां देखो, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मतलब होता है बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये खर्चा तो हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन प्रोडक्ट में कहीं प्रोडक्ट के अंदर नहीं हुआ, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, उसको बनाने में एक्सपेंडिचर जरूर हुआ। जैसे कि आपने फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे वो कहां हुए होंगे? ऑब्वियसली फैक्ट्री में। अगर वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, कहां प्रोड्यूस हुए बच्चे? फैक्ट्री में। अगर वो गुड्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए हैं तो फैक्ट्री में आपने खर्चा कहां कहां किया होगा? देखो, मशीनरी रिपेयर कराई होगी, खर्चा हुआ होगा। ऑयल और ग्रीसिंग पे खर्चा हुआ होगा। सर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डला होगा। सर डेप्रिसिएशन हुई होगी मशीनरी। सर सुपरवाइजर को सैलरियां दी होंगी। बड़े सारे ऐसे खर्चे हैं जो फैक्ट्री में हुए होंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया, मशीनरी रिपेयर हुई, ये नोट करते जाना। मशीनरी रिपेयर करी, फैक्ट्री में खर्चा हुआ। सर ऑयल एंड ग्रीसिंग कराई मशीन की, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। सर ऑयल एंड लुब्रिकेंट, फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, फैक्ट्री का खर्चा। सर फिर इसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड ही बात करें, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री का खर्चा। तो कहीं ना कहीं जो खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बच्चे? फैक्ट्री से। जो खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बच्चे? फैक्ट्री ओवरहेड। इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका तीसरा नाम है वर्क ओवरहेड। अब
फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है मैं आपको खुल के एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हम प्राइम कॉस्ट तक पहुंच चुके थे, आगे वहीं से बढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं मैं प्रॉपर। आप प्राइम कॉस्ट के आगे ही कंटिन्यू कीजिएगा। नाउ प्राइम कॉस्ट हम यहां तक थे, हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी। अब इसमें ऐड करना था फैक्ट्री ओवरहेड, इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड और तीसरा नाम वर्क ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सब यहां पे ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट पे है उसका जो रेंट जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री यूज हो रही है, रेंट दे रहे हो तो इट रिलेट्स टू कि ये खर्चा प्रोडक्ट में से ही काउंट करोगे ना, ये खर्चा प्रोडक्ट बनाने के लिए ही तो कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट निकालते वक्त ये खर्चा क्या करोगे, ऐड करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल, ये भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, पावर एंड फ्यूल। फिर तीसरा खर्चा फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड लुब्रिकेंट एक्सेट्रा। मतलब ये मैंने आपको एक हिंट दिया है कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी खर्चे हैं वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में हम इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे डाल रहे हैं, जो खर्चे फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। इन सबको ऐड किया जाएगा, इन सबको ग्रैंड टोटल यहां लिखेंगे और ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब इसमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब अभी तक आपने फैक्ट्री तक, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग तक, आप ये खर्चा कर चुके हो, फैक्ट्री तक आपका ये खर्चा हो चुका है, फैक्ट्री तक। इसका मतलब प्रोडक्शन तक आपने इतना खर्चा कर लिया, ये आपका टोटल अभी तक खर्चा। अब सर फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस है, इसमें दो एडजस्टमेंट आपकी होंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस, और इसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस होगा क्लोजिंग, ये आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट। अब सर यहां तक नेट फैक्ट्री कॉस्ट, अगर मैं बात करता हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट की, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ये ऐड और माइनस क्या है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम अभी चालू है, काम अभी स्टार्ट है बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पहले क्लोजिंग समझो, जनवरी में आपने 1000 यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए, 1000। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा था जो मशीन में डला हुआ है, मशीन में डला हुआ है बट अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, अभी काम चालू है, अभी काम चालू है, अभी वर्क स्टार्ट है, अभी वर्क प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ हम उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड थोड़ी मानेंगे। कॉस्ट शीट फिनिश गुड की बनती है, किसकी बनती है बच्चे, फिनिश गुड की। तो जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम चालू है, अभी वर्क प्रोग्रेस में है, तो जो यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई
तो उनको कॉस्ट से हटा देंगे, उनको कॉस्ट से अलग कर देंगे, इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जनवरी में अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जनवरी में ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओपनिंग ऐड क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग जो है वो दिसंबर की है, तो जो चीज दिसंबर में क्लोजिंग थी वो जनवरी की ओपनिंग हो गई। तो जब अगर वो दिसंबर में पेंडिंग थी तो कब कंप्लीट हुई है? जनवरी में। इन 1000 यूनिट्स में उनका भी योगदान है, इसीलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमने प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस मंथ में कंप्लीट हो गई है, और क्लोजिंग जो है वो माइनस कर दी क्योंकि वो इस मंथ कंप्लीट नहीं हुई है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया बच्चे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां तक आपने फैक्ट्री कॉस्ट का काम पूरा कर लिया। बस ध्यान रखें, वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करना मत भूल जाना, वो एडजस्ट जरूर करना है। अब आगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट खर्चे आते हैं वो आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या आते हैं बच्चे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो अब हम नेक्स्ट खर्चा, मेरे को फिर से रब करना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन यहां तक, फिर आप उसी के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं नया पेज ले रहा हूं। तो अभी हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने वाले हैं। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट हम यहां तक पहुंच गए। अब इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, जैसे कि ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है जी, रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो जो खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, हिंट के तौर पे ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मोबाइल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, depreciation of office equipment क्या कहते हैं, इसके अलावा ऑफिस से रिलेटेड और खर्चे कौन से हो गए आपके? स्टाफ सैलरी एक्सेट्रा। तो जो खर्चे ऑफिस से रिलेटेड होंगे, जो खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जो इतनी मेहनत करके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचने के लिए आपने ऑफिस खोला, आपने ऑफिस में स्टाफ बिठाया जो हर कंपनी को कॉल कर करके ऑर्डर लेते हैं, उनको सैलरियां भी तो दोगे। ऑफिस खोलोगे तो रेंट भी लगेगा, ऑफिस खोलोगे तो सैलरियां भी देनी पड़ेंगी, ऑफिस खोलोगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल या फोन का खर्चा, ये सब होंगे। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो आपने पैसा खर्च किया उसमें ऑफिस का भी योगदान था, तो ये खर्चा प्रोडक्ट से ही वसूलोगे ना। ये खर्चा कहां से वसूलोगे? प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो सामने वाले कस्टमर से वसूलोगे।
तो खर्चा कितना हुआ है ऑफिस के ऊपर वो आपने सबका ग्रैंड टोटल कर लिया और यहां पे ऐड कर दिया ग्रैंड टोटल। ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बस इसको सेल करना बाकी है, बनाने तक का सारा खर्चा खत्म। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगा, अगर कोई आपसे पूछ ले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, अगर कोई आपसे पूछ ले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? COP, ये रहा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से आप डिवाइड कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कीजिएगा, आपको एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट पता लग जाएगी, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च हुआ है। मान लो यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 लाख है, कितने बच्चे? 10 लाख, 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख और नंबर ऑफ यूनिट आपने 1000 बनाए, कितने बनाए बच्चे? 1000। कितनी बनाई है बच्चे? 1000। तो 10 लाख डिवाइड बाय 1000 कर दो तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे? पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में इतना खर्च हुआ है, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पता लग जाता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हो कॉस्ट शीट में तो इसमें फिर से दो एडजस्टमेंट होती हैं। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अगर मुझे कॉस्ट डिटरमाइन करनी थी, क्या डिटरमाइन करनी थी? कॉस्ट, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरा प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मुझे ये देखना है कि मुझे जनवरी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा बच्चे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोबारा बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो एक्चुअल में बिके हैं, क्योंकि जो गुड्स बिके ही नहीं उनका प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, वो तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं कॉस्ट बेसिस पे। तो इसका मतलब जो गुड्स बिके ही नहीं उनका प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन हो ही नहीं सकता, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर दी? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो बनी जरूर है, जो बनी जरूर है लेकिन बिकी नहीं है। तो जब वो बिकी ही नहीं, जब वो सेल ही नहीं हुई, जब वो सेल ही नहीं हुई तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल लें? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया माइनस। लेकिन ओपनिंग स्टॉक को प्लस क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले महीने का क्लोजिंग था, पिछले महीने का क्लोजिंग था। इस मंथ वो बिक गया, इस मंथ वो बिक गया होगा, ये ऑब्वियस है। जो पिछले महीने का क्लोजिंग था वो इस मंथ सबसे पहले बिका होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पिछले महीने का क्लोजिंग था वो इस मंथ सबसे पहले बिका होगा।
तो इसलिए वो प्रॉफिट और लॉस जानने का हकदार है। इसका मतलब हमें उस यूनिट पे उन गुड्स का प्रॉफिट और लॉस जानने का पूरा पूरा हक है। तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट और लॉस हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि वो बिके ही नहीं। जब तक वो सेल नहीं होंगे तब तक वो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करेगी। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो सेल हुए हैं। ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो एक्चुअल में सेल हुए हैं। ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो एक्चुअल में बिके हैं, सोल्ड हुए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये माल बिक चुका है, अगर ये माल बिक चुका है, प्रॉफिट और लॉस सभी तो निकाल रहे हैं। अगर ये माल बिक चुका है तो बेचते वक्त कोई खर्चा हुआ था, उसे कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या कहते हैं बच्चे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दोबारा बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब प्रोडक्ट को बेचने वक्त आपने बेचते वक्त क्या क्या खर्चे किए। जैसे कि सेल्समैन अपॉइंट किया तो सेल्समैन को सैलरी दी होगी, सेल्समैन को कमीशन भी दे सकते हो। फिर एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा किया होगा, हाँ या ना? किया होगा। फिर उसके बाद फ्रेट आउटवर्ड का खर्चा किया होगा। फ्रेट आउटवर्ड, इनवर्ड जो है वो तो रॉ मटेरियल में चला जाएगा डायरेक्ट में, लेकिन फ्रेट आउटवर्ड जो है वो तो सेलिंग के ऊपर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो कुछ खर्चों के हिंट दे रहा हूं, जैसे सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को सैलरी दी। सेल्समैन कमीशन, उसको कमीशन दी। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, फ्रेट आउटवर्ड का खर्चा। ठीक है जी, ये कुछ एक्सपेंसेस मैंने हिंट के तौर पे बताए। तो जो खर्चा आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लगा, जो खर्चा आपने प्रोडक्ट बेचने के लिए या उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो खर्चा आपने ऐड कर दिया। वो खर्चा आपने क्या कर दिया? ऐड। तो ये खर्चा ऐड हो गया, इन सब का ग्रॉस आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ गया बच्चे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। इसका मतलब अब आपने सेलिंग करने तक, सेल करने तक ये खर्चा कर दिया है। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक, प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक आपने ये खर्चा कर लिया है। आप ये खर्चा कर चुके हो प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक का, ये सारा खर्चा हो चुका। अब ये पता कैसे लगाया जाए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस? तो जनवरी में आपने सेल्स कितने की करी है? सेल्स आपको गिवन होंगी। आपने जनवरी के मंथ में कितने अमाउंट की सेल करी है? जल्दी बताओ कितने अमाउंट की सेल करी है? वो सेल यहां लिखो। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आया तो लॉस। तो सर अब आप देख लो, जो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कॉस्ट शीट की, वो तीनों आपके सामने हैं। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालनी हो, लाउडली बोलो, क्या निकालनी हो? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो सर तब भी निकल गई थी।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करके। अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस जानना हो, अगर मुझे ये पता लगाना हो कि जनवरी के मंथ में मैंने प्रॉफिट कमाया है या लॉस, तो भी कॉस्ट शीट से बन के पता लग गया। और तीसरी चीज, आपने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रखे हैं। कोई खर्चा ज्यादा लग रहा है तो उसे कंट्रोल करना पता लग गया, कोई खर्चा ज्यादा है तो कैसे उसे कम करना है ये कॉस्ट शीट से सामने आ गया। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी हेल्प हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प हो गई, प्रॉफिट या लॉस जानने में हेल्प हो गई। तो ये तीन फायदे आपको कॉस्ट शीट से मिल गए। ये तीन फायदे आपको कहां से मिल गए? कॉस्ट शीट से। तो कॉस्ट शीट जो है ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप अपने आप पहले खुद से एक बार देख लिया आपने वीडियो, उसके बाद आप इस चीज को अपने आप करके देखें। अगर आप ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली, माइंड में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो मैं मान लूंगा आज आपने कॉस्ट शीट सीख ली। तो सर कॉस्ट शीट के ऊपर प्लीज फोकस ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट शीट को, 2 मिनट और लगाएंगे, कॉस्ट शीट को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब वेजेस का खर्चा। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल कर दो, प्राइम कॉस्ट। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड, तीसरा नाम वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री रेंट, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सो एंड सो। ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो, ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया बच्चे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे जैसे ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मोबाइल एक्सपेंस। ठीक है जी, ये ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चे हमने डाल दिए एक हिंट के तौर पे। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड होके आ गया। जब आपने नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दिए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिए, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो यहीं पे खत्म। अगर मुझे पूरा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो एक्चुअल में सेल हुए हैं। तो सेल होते, अगर जो सेल हुए तो सेल होने पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा हुआ, तो फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड, सो एंड सो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे। ये खर्चे ऐड होके आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स आपको पता है कि आपने कितनी करी है, आपको ये अच्छे से पता है कि आपने कितने के गुड्स बेचे हैं, कितने रुपए में बेचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सेल आपके पास है, आप इस सेल को यूज करो, इस वैल्यू को यूज करो, दोनों का जो डिफरेंस आएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आंसर पॉजिटिव है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। तो आपको प्रॉफिट और लॉस भी पता लग गया, आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी पता लग गई, और अगर कोई एक्सपेंस ज्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी इजीली अटेम्प्ट हो गया। तो ये था कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा,
2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा मैं तो कहूंगा, और तब आप कॉस्ट शीट में चैंपियन बन जाओगे। तो ठीक है जी, ये आपने तैयारी करनी है कॉस्ट शीट की। आज का फॉर्मेट पूरा क्लास का कॉस्ट शीट का था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।